नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में, जिसका अगला हिस्सा है शरीर और तंत्र। पिछली विधि में हमने बात की कि जैसे ही कोई वृत्ति हो तभी रुक जाओ, उस ऊर्जा को, जो बहिर्गमी ऊर्जा है, उसे अंदर की तरफ मोड़ दो। तो अभी उसी वृत्ति का, उसी एक्सरसाइज का, उसी प्रैक्टिस का अगला आयाम, उसी का अगला हिस्सा ये है कि कोई भी कामना हो उस पर विमर्श करो और उसे छोड़ दो। विमर्श का अर्थ है कि उस पर हम विचार ना करें, तथ्य को तथ्य की तरह देखा जाए, तभी उसे विमर्श कहा जाएगा। यदि हमने उस पर विचार किया तो विमर्श करने का समय बीत जाएगा। वो जो विमर्श करने वाली ऊर्जा है वो वहीं विसर्जित हो जाएगी, वो ऊर्जा कहीं उत्पन्न होगी नहीं, वो विचार में ही तब्दील हो जाएगी। तो जैसे हमने पिछली बार बात की कि कोई भी वृत्ति हो, वृत्ति का मतलब है बहिर्गमी ऊर्जा, बाहर जाती हुई ऊर्जा। तो उस बाहर जाती हुई ऊर्जा को हम समझेंगे कैसे, वो उत्पन्न कहाँ से होती है? विचार से। अब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है, हमारे पास कोई एक्ट करने का मन है, तो अगर हम उस पर कुछ रिएक्शन देंगे या उसे आगे ले जाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से उसे करते जाएंगे कि मैंने पेंसिल देखी, पेंसिल उठाने का मेरा मन किया, फिर मैंने पेंसिल उठा भी ली, तो ये हो गया उस पर विचार करना, विचारशील होकर उस पर अग्रसर होना उस दिशा में। पर यदि हम तथ्य को तथ्य की तरह देखें, जो हो रहा है उसे उसी की तरह देखें, तो बेहतर है। अब पक्ष और विपक्ष में विचार नहीं करना है, वही विमर्श है। यदि हम पक्ष और विपक्ष में फंस गए तो हम विचार से जुड़ जाएंगे और विचार ही हो जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा मेडिटेशन में घुस गया, बहुत लोग ऐसे भी हैं मैनिफेस्टेशन और इनके नाम पे एकदम से ही अपने आप को इतना कंडीशन कर लेते हैं कि वो तथ्य को तथ्य की तरह नहीं देखते, वो विमर्श में नहीं देखते, वो विमर्श की जगह विचार में घुस जाते हैं, वो सिर्फ विचार के तरीके से दुनिया को देखते हैं। तो इसमें ये तथ्य यूँ कहता है, ये प्रैक्टिस यूँ कहती है कि जो इच्छा है उसे इच्छा की तरह देखो, उस पर एक्ट मत करो, उसके बारे में सोचो मत। अब जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं कि हाँ, एग्जांपल दिया जाता है काम वासना का, तो काम वासना के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम खुद के जवाब नहीं ढूंढते। हमने जैसे ये शब्द सुना, हम उसके पक्ष विपक्ष में चले जाते हैं। हम यूँ नहीं देखते हमारे शरीर को कैसा महसूस हो रहा है, हमारी वृत्ति क्या है। हम इस चीज़ का जवाब पहले ढूंढते हैं, ऋषि मुनियों ने क्या कहा, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है। तो उसी हिसाब से हम विमर्श पर नहीं रुके, हम विचार पे पहुंच गए हैं, अतीत से उत्तर ढूंढ रहे हैं हम। पर ये तो गलत है, क्योंकि जो हो रहा है वो हमारा है। ज़रूरी नहीं है कि किसी बुद्ध को, किसी परमहंस को काम की इतनी ज़रूरत ना हो, या काम ऊर्जा का इतना अनुभव ना हुआ हो, या हुआ हो तो उनने उसको अलग तरीके से चैनलाइज़ किया हो, उनके पास बहुत अलग विधि हो, बहुत आसान विधि हो, जिससे उन्होंने उसी ऊर्जा को अंदर मोड़ दिया हो, तो वो अलग बात है, वो अलग टेक है। पर हम यदि शुरुआत में ही उसी तरीके से चलेंगे तो वो गलत है। उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनकी रिसर्च क्या थी, उनकी पढ़ाई किस बारे में थी, ये बहुत अलग है। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कि वो अपनी ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरफ से मोड़ते हैं, किस तरीके से उसे चैनलाइज करते हैं। दूसरी बात यही है कि हमें विचार नहीं करना, हमें विमर्श करना है। फिर हम विचार तक पहुंचते कैसे? हमारी कंडीशनिंग की वजह से। जो हमारी कंडीशनिंग है उससे हम विमर्श से तो बहुत ही दूर हो जाते हैं, हमें विमर्श पर रुकना ही नहीं आता, बहुत कठिन है। सबसे कठिनतम प्रयासों में से एक है कि हम विमर्श करें, हम विचार पर तभी पहुंच जाते हैं। इतना कठिन है कि कंडीशनिंग बीच में आ जाती है। और अगर हम सोचें कि कंडीशनिंग छूट भी जाए सारी, यदि हमारे पास पिछले 10-20 सालों में जो हमें किसी ने काम वासना के बारे में बताया या किसी भी चीज़ के बारे में बताया है, अच्छा बुरा, भला बुरा, वो सब छूट भी जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? यदि हमें जो बताया गया है कि काम वासना ख़राब है, यदि वो छूट जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास काम वासना बचेगी, क्योंकि वही शाश्वत है। काम वासना तब भी रहेगी जब ये हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जन्म काम वासना से हुआ है। हमारा जन्म और हमारे शरीर की जो बनावट है, जो शरीर में एक एक कोशिका है, वो काम कोशिका है, क्योंकि काम के बिना हमारी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, हमारा जन्म हुआ ही नहीं है काम के बिना। तो जन्म जब काम वासना से हुआ है, प्रत्येक कोशिका काम वासना से बनी हुई है, तो इसे ख़त्म करने के लिए एक ही ऑप्शन है। जब हमारी बायोलॉजी ख़त्म होगी, जब हमारी इन द कंप्लीट हम ख़त्म होंगे, तभी काम वासना ख़त्म होगी, तभी काम वासना विसर्जित होगी।
यदि हम सोचें कि शुरुआत में ही काम वासना को हम विसर्जित कर दें, काम वासना को हम कह दें कि ख़राब है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसे मोड़ नहीं सकते, उसका दमन कर दें, तो वो गलत है। तो वो करना, वो प्रयास भी मुश्किल है, वो हो ही नहीं पाएगा। जितने भी लोग हमें लगता है कि ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने अपनी ऊर्जा को मोड़ा है अलग तरीके से। और ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं है कि जो काम वासना से दूर हो, ब्रह्म के आचरण को धारण करने वाला ब्रह्मचारी। ऐसे ही धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप को बांट दें किसी चीज़ में। जो ऊर्जा, जो चीज़ सभी को धारण किए हुए है, वही धर्म है। बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, हमने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है चीज़ों को। आई होप चेंज हो। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि हाँ, जैसे हाँ, एक और एग्जांपल आता है ईसाईयत का। तो ईसाई लोग हैं, ईसाई लोग काम, क्रिश्चियंस जो हैं वो काम को ख़राब बताते हैं, काम वासना को ख़राब बताते हैं। पर इसी में ही हिप्पी और yippie 2 संप्रदाय हैं जो इसके अगेंस्ट बहुत प्रैक्टिस करते हैं। वो तो काम वासना को बहुत सेक्रेड मानते हैं, वो काम भोग को बहुत अच्छा मानते हैं कि वो एक ऊर्जा का संचार करने के लिए बहुत अच्छा उपयोग है, प्रयोग है, प्रैक्टिस है, वो करते रहना चाहिए। तो इन दोनों में मतभेद है, पर इनमें से कारगर क्या बताया गया है ज़्यादा लंबे समय में देखा जाए तो yippie और हिप्पी बेटर देखे जाते हैं, वो खुश रहते हैं, वो दमित इच्छाओं के साथ नहीं रहते, दमन नहीं करते, वो तुम्हें घुटे-घुटे से नहीं दिखाई देंगे, वो थोड़े खुले रहेंगे, वो फ्री रहेंगे। अलग-अलग कॉन्सिक्वेंस हैं इन चीज़ों के भी, पर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। अब उसके बाद हाँ, वृत्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम दोबारा उलझन में, मतलब वृत्ति का अर्थ ये नहीं कि हम दोबारा उलझन में फंस जाएं और उसी ऊर्जा को यहाँ वहाँ दीवारों में सिर मारते फिरें, ये नहीं है। वृत्ति का अर्थ ये है कि बाहर जाती हुई ऊर्जा को हम बहुत सूक्ष्म थॉट में वो कर दें, मैनिफेस्ट कर दें, सूक्ष्म थॉट में मैनिफेस्ट कर दें और उसको इस तरीके से चैनलाइज करें कि वो हम तक घूम के आए और हम में ऊर्जा का संचार कर दे। और वृत्ति जब होगी उसके बाद हमें विचार पर नहीं पहुंचना, विमर्श पर ही रुक जाना है। विमर्श का अर्थ यही है कि हम तथ्य को तथ्य की तरह देखें। तथ्य को यदि हम तथ्य की तरह नहीं देखेंगे तो विमर्श नहीं होगा, वो विचार में तब्दील हो जाएगा। और विचार में तब्दील हो गया तो वृत्ति जा चुकी है, वृत्ति हो चुकी है, ऊर्जा बाहर निकल चुकी है। अब जैसे हमारे साथ होता है कि हम किसी भी शब्द को सुनते ही उसके पक्ष या विपक्ष में चले जाते हैं, ये कंडीशनिंग का हिस्सा है। और कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए यही है कि हमें धीरे धीरे प्रयास करने होंगे, एक दिन में होगा भी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि 3 महीने की एक्सरसाइजेज हैं सारी, विज्ञान भैरव तंत्र में जो भी बताया है, मिनिमम 3 मंथ्स। और मैं तो कहता हूँ 3 हफ्ते, तो 3 हफ्ते भी करके देख लो, उसके बाद नहीं छोड़ पाओगे अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए होगी, कोई एक्सरसाइज तुम्हारे लिए होगी। 112 में से बहुत कम विधियाँ हैं जो हमारे लिए हैं, मतलब एक इंडिविजुअल के लिए, सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग तरीके से सबका शरीर है, अलग अलग मशीनरी है ये पूरी। तो जिसको जो विधि सूट कर जाए उसे पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है। उसके बाद उसमें फ़ाइन ट्यूनिंग करा लो अपने गुरु से, और उसे ही दीक्षा कहते हैं। तो जो वो फ़ाइन ट्यूनिंग होगी उसके बाद तुम बहुत आराम से, बहुत इजीली और बहुत जल्दी रिजल्ट्स देख पाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हाँ, और शब्दों के बारे में बात हुई तो जब हम विमर्श नहीं करते और विचार पर जाते हैं, वो उसमें ऊर्जा संचारित कैसे होती है और वो इतनी जल्दी तब्दील कैसे हो जाती है, वो ये इस तरीके से है कि जो हमारे पास शब्द है, वो शब्द हमें लगभग अनुभव तक ले जाते हैं। हमने सोचा होगा कि मैं सोचूं कि मुझे नींबू पानी पीना है, ये नींबू का टेस्ट कैसा होता है, ये नींबू है क्या। अगर मुझे अनुभव है कि नींबू क्या है और नींबू का टेस्ट कैसा होता है, तो जैसे ही मुझे पता चला, किसी ने मुझे कहा कि नींबू का रस, तो मेरा थॉट वहाँ पहुँच जाएगा। भले ही मैं उसे एक्सपीरियंस ना कर पाऊँ, पर मुझे ये पता चल जाएगा कि नींबू का एक्सपीरियंस, मैं उस क्लोज टू द एक्सपीरियंस पहुँच जाऊँगा। मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि वो होता कैसा है, वो दिखता कैसा है, निकलता कैसे है। मैं उस पूरे प्रोसेस में चला जाऊँगा और वो विमर्श से, वो तथ्य से एक विचार में तब्दील हो जाएगा। तो तथ्य से जब विचार में तब्दील हो गया तो वो समस्या है, उसमें ऊर्जा जा चुकी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछले वाले में देखा था कि हमें इंटेंशनली नहीं करना कि रुक जाओ। जैसे वो ग्लास वाला एग्जांपल जो था कि यदि प्यास लगी है और ग्लास सामने रखा है, पानी है उसमें, हमने उठाया, अपने पास लाए और तभी एकदम रुक गए,
वो अंतराल जब पैदा होता है, वो अंतराल असर करता है। ऐसे ही जब हमने देखा कि हमारे पास शब्द हैं, हमने कोई शब्द सुना, उस पर ही हम ठहर गए, वहीं रुक गए, तब वो कारगर है। यदि नहीं रुके तो फिर वही बात है, विसर्जित हो चुकी है ऊर्जा, कितना ही गोल गोल घूमते रहो। फिर ये है कि कोई निर्णय नहीं लेना है, सीधा तथ्य पर फोकस करना है, तथ्य में ही प्रवेश करना है, तथ्य में इस तरीके से प्रविष्ट होना है कि तथ्य ही बन जाएं। अब यदि ऐसा सोचेंगे कि बुरा है या भला है, तो हम तथ्य से बहुत ही दूर हैं। तथ्य के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि बुरा है या भला है। यदि हम किसी कुत्ते के बारे में विचार करें तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये कुत्ता बुरा है या भला है। यदि हम विचार करेंगे तो रुक जाएंगे कि ये कुत्ता है, ये एग्जिस्ट करता है, इसके 4 पैर है, 1 पूँछ है, बस ये कुत्ता है, इसे कुत्ता कहते हैं और इसकी संरचना ऐसी है। यदि हम उसके बारे में विचार पर चले गए कि ये दिखता कैसा है, ये बड़ा है, छोटा है, ये देख कैसे रहा है, ये भाग रहा है, रुका हुआ है, काटने को तैयार है, नहीं तैयार है, तो विचार में वो ऊर्जा जा चुकी है, वो विसर्जन हो चुका है। अब अगली बात यही बात है, यहाँ काम वासना इतनी शाश्वत है कि अगर हमारे शास्त्र चले गए, हमारे पास कोई शास्त्र नहीं होगा, तो एक चीज़ होगी जिस पर हम गारंटी ले सकते हैं, वो काम वासना। दोबारा शास्त्र लिखे जाने से पहले हम काम वासना को अनुभव कर लेंगे, उसका दमन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो शास्त्रों और काम वासना में शुरू से लड़ाई चलती आई है, जिसमें जीतना तो हमेशा काम को ही है, काम ही जीतता है। मेरी एक कविता भी है काम पे तो हाँ, अब हम बात करते हैं दमन के बारे में। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं दमन कर दूँगा किसी चीज़ का, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा जुड़ जाता हूँ। दमन करने के लिए मुझे उस चीज़ को इनकम्प्लीट एक्नॉलेज करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और उसे एक्सपीरियंस नहीं करना होगा। एक्सपीरियंस करने से पहले ही उसे दबा देना पड़ेगा। और फिर दमन के बाद ये होता है कि दमन के बाद पूरे शरीर में जो ऊर्जा होती है, जब उसका गलत तरीके से दमन होता है, तो वो एकदम से बाहर फूट के निकलती है। वो भले ही आज ना निकले, बाद में निकले। हमने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आज अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो बाद में पाइल अप हो जाएगा, मेरे पास बहुत बर्डन हो जाता है, बैगेज हो जाता है। तो वो यही है, अगर उसका दमन किया, उसे नहीं समझा, उसे नहीं एक्सपीरियंस किया, सिर्फ दमन पर ध्यान दिया, तो यही होगा। और ये ठीक नहीं है। ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि हमारे पास बहुत सारे पाइल्ड अप इमोशंस होते हैं जो कि एकदम से बहुत बाद में निकलते हैं, जो सही नहीं है। हमें पहुंचना है अलगाव तक, और अलगाव तक हम पहुंचते नहीं हैं, हम उसी से लगाव में ही रहते हैं। दबी ऊर्जा फूट कर बाहर आएगी और उसमें फिर हमें अलग अलग अनुभव होंगे, जिसके बाद हम यूँ जज नहीं कर पाएंगे कि हम सही रास्ते पर भी थे या नहीं। और हमें जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी वृत्ति है, उसके साथ हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें उसके साथ समन्वय बिठाना है, हमें उसके साथ कुछ संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष करेंगे तो हम विचार तक पहुंच जाएंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारी ईगो प्रबल होगी, हमारा अहम प्रबल होगा। ये मैंने बताया था शायद कि अहंकार प्रबल कब होता है, जब हम प्रयास करते हैं। अहंकार प्रबल तभी होता है जब हम प्रयास करें और उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। जब हम किसी प्रयास में सक्सेसफुल होते हैं तो हमारे पास एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है। उसके बाद हमें यूँ लगता है कि मेरी ईगो को, मेरे सेल्फ को ये लगता है कि मैंने ये अचीव कर लिया है, आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस। उसके बाद ही ये सब अहंकार उत्पन्न होता है। ये अद्वैत में भी काफ़ी ज़रूरी शब्द है अहंकार, जब इसके विषय में हम बात करते हैं। ये रामानुज के अद्वैत में आता है। रामानुज कहते हैं, बता देता हूँ, रामानुज कहते हैं कि जब हम यूँ कह देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, रामानुज कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहली चीज़ जो आती है वो अहंकार आती है। क्योंकि यदि किसी ने कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो उसकी शुरुआत, उसकी उत्पत्ति, पहला शब्द जो हमें सुनने को मिला, कहने को मिला, वो है अहम। तो अहम का विचार, अहम पर बहुत विचार हुआ है दार्शनिकों में, और दार्शनिकों में तो होता ही रहेगा आगे तक। क्योंकि जिस जिसके पास भी ज्ञान आया है, जिस जिसके पास भी कुछ ना कुछ नॉलेज रही है, कुछ फंडामेंटल बेस रहा है, उसे हमेशा यूँ रहा है कि मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, और वो शुरुआत अपने आप से ही होती है। तो देखते हैं इसका क्या रहता है।
फिर जब हम यूँ कहते हैं, इसमें सिगरेट का एग्जांपल दिया जाता है कि यदि हम सोचें कि यार आज मैं सिगरेट छोड़ दूँगा, सिगरेट पीनी, और मैं कुछ भी काम करना, दुष्कर्म जो हमारी नज़र में है, जो हमें कंडीशनिंग ने बताया कि ये सकर्म है, ये दुष्कर्म है, तो शुभ कर्म और दुष्कर्म है, तो हमारे साथ ही होता है कि हम उस लूप में फँस जाते हैं। जैसे मैंने आज सोचा कि मैं आज सिगरेट पीनी छोड़ दूँगा, नहीं छूटी। कल सोचा छोड़ दूँगा, नहीं छूटी, फिर से वो रिपीट हुआ। ऐसे ही अगर बहुत समय तक चलता रहा, तो जो ये मेरी वृत्ति है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी आकांक्षा है कि मैं छोड़ दूँगा, वो एक रूटीन बन जाएगी हमारे लिए। बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी, वो हमारे संस्कार बन जाएगी कि ये तो बहुत रेगुलर हो गया, और हम उससे दूर भागने की बजाय हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यदि हमें किसी चीज़ को छोड़ना भी है, तो उसे हमें शत्रुता के भाव से नहीं देखना होगा, हमें उसे प्रेम के भाव से देखना होगा, समता के भाव से, दोस्ती के भाव से देखना होगा। तभी वो चीज़ छूट सकती है, वरना नहीं छूटेगी। और शत्रुता ही है जिससे हम जुड़े रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मैं सोचूं कि ये चीज़ ख़राब है और तब छोड़ूं, तब नहीं छूट पाएगी, तब मैं उससे और ज़्यादा अटैच हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में 24 घंटे ये चलता रहेगा कि जब जब मेरे सामने वो चीज़ आएगी, जब जब मेरे सामने सिगरेट आएगी, तो मैं सोचूंगा कि ये चीज़ ख़राब है, इसलिए इसे छोड़ना है, ये चीज़ मेरे शरीर के लिए हानिकर है, इसीलिए सोचना है, इसीलिए छोड़ना है। और जैसे ही विमर्श से वो विचार बना, तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी। पर यदि 1 हफ्ते तक प्रॉपरली स्मोक किया विद इट, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली उसमें होके, पूर्णतः जो कर रहे हैं उस क्रिया में होके, तो फिर हमें छोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा। उसके बाद हम आराम से कह सकते हैं कि मैं छोड़ता हूँ, और वो चीज़ वहीं छूट जाएगी। तो तथ्य क्या कहता है, ये सूत्र क्या कहता है, कामना पर विमर्श करो और फिर उसे आराम से छोड़ दो। अब उसे आराम से नहीं छोड़ना तो अचानक भी छोड़ सकते हो, अचानक ही क्रांति घटित होती है। हमें पहुंचना है अंतराल तक, अंतराल तक पहुंचने में कुछ भी प्रयोजन करो, किसी तरीके से करो, बस यदि वो रूटीन बन गया तो अंतराल तक नहीं पहुंच पाएंगे। रूटीन नहीं बनना चाहिए, तभी हम अंतराल तक पहुंच पाएंगे। रूटीन बनने के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, सब कुछ आसानी से हो जाता है। फिर शत्रुता का भाव नहीं रखना, मैत्री का भाव रखना है। मैत्री और प्रेम का भाव रखने के बाद सारी चीज़ों का संचार बहुत आराम से होता है, बिना किसी प्रतिरोध के होता है। जैसे हमने वो ट्रेन के बारे में बात की थी, तो इसी तरीके से प्रतिरोध किया तो शत्रुता पैदा होगी, हम उसके साथ रहेंगे, वो हमारे शरीर पर असर डालेगी। पर यदि हमने उसके साथ दोस्ती की, हम उसके साथ प्रतिरोध में नहीं रहे, अवरोध नहीं किया उसका, हम यदि उसके साथ प्रेम से रहे, तो वो चीज़ आराम से विसर्जित हो जाएगी, जो वो वृत्ति है वो हमारे अंदर तक मुड़ जाएगी। और बात ये है कि अगर एकाएक वो वृत्ति पैदा हुई, और वो वृत्ति पैदा होने पर हमने प्रेम पूर्वक कहा कि मैं छोड़ता हूँ, तो वो वृत्ति जो है, वो ऊर्जा जो है, वो भीतर छलांग लगा लेगी, वो अपने आप ही भीतर मुड़ जाएगी। हमें प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर इससे पहले जो विधियां हैं उनको समझना ज़रूरी है। सीधा इस विधि पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये विधि जो इससे पहले विधि के बारे में जो हमने बात की, उसका ही हिस्सा है। इसके और भी हिस्से हैं इन्हीं विधियों के, उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी।